पिछले क्लास में कहाँ तक डिमांड एनालिसिस तक ना, में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला क्वेश्चन कर लिए थे ना। दूसरा बोला ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वालिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड इज नोन। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इसलिए आ रही है, उससे संबंधित वस्तु जो रिलेटेड उससे गुड्स है उसका दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी रिलेटेड गुड्स का दाम अगर बढ़ रहा हो तो उससे दूसरे नहीं वस्तु के जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगी उसे क्या कहेंगे, क्या नाम दिया जाएगा? जब एक किसी संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ने से नहीं, किसी संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ने से क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशनल इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। क्या हो जाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 3 तरह की इलास्टिसिटी पढ़े हैं, मेरे नोट्स नहीं है, उठाओ तो एक बार। इसको क्या दिया था, इसको घेटी में बांध करके ले लाने के लिए? ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है कि नहीं? कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी है। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखा हुआ पढ़िए तो उसमें? यही लिखा हुआ है यहाँ पर। द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डायरेक्ट पॉइंट तो लिखा ही हुआ है नोट्स में। चलिए, what is the degree of elasticity of demand in case the demand is represented by a straight line parallel to the axis? ठीक है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत जो क्या होंगी, डिमांड इज रिप्रेजेंटेड, डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कब? जब इलास्टिसिटी एक के बराबर, एक से ज़्यादा होगा, इलास्टिसिटी जीरो होगा, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगा, इलास्टिसिटी वन से कम होगा। इस स्थिति में जो डिमांड है वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल एक्स एक्सिस के। इस स्थिति में जब जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा या एक से बड़ा होगा या पैरेलल होगा, क्या होगा? मान लीजिए हमने क्या कल ही डिमांड कर पढ़ा है ना, कौन सा ऐसे, ये था क्वांटिटी डिमांड Q1, Q2 एंड Q3, है कि नहीं? और यहाँ पर क्या था हमारा? P। तो बोला कि ये डिमांड कब पैरेलल होगा, तो डिमांड कब पैरेलल होगा? जब इलास्टिसिटी क्या होंगी, जीरो होंगी। भैया इस प्राइस पॉइंट पे भी वही सेम दाम है, इस प्राइस पे भी वही, इस प्राइस पे भी वही, इस प्राइस पे भी वही। मतलब अगर कोई नेसेसिटी गुड्स है तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है। की करे छी घर पर से कहते घर के रूटीन की छै? घर के रूटीन की छै? हुँ? चलिए 2014, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व, कैसा शेप? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें कौन-कौन से पॉइंट कवर किए जाएँगे? इक्वल स्लोप एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, अनइक्वल स्लोप एंड अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, अनइक्वल स्लोप एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, इक्वल स्लोप एंड अनइक्वल पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा डिमांड? लिखा हुआ है आपके, है कि नहीं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस स्थिति में बनाए जाते हैं? डिमांड कर्व कब स्थिति में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आता है? नहीं है? हुँ? नहीं है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस स्थिति में? कहीं नहीं मिला? मैंने टिक आउट करवाया उसको, नहीं लिखा। ठीक है?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व का मतलब होता है कि उसका जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा? रेक्टेंगल के शेप का बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगल शेप। तो यहाँ पर क्या होंगी? बोला कि स्लोप क्या होंगी? अनइक्वल होंगी। एक बार ऐसे दिख रहा है, एक बार ऐसे दिख रहा है। एंड पॉइंट इलास्टिसिटी जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी? पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल। आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सी। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है? जब आपके स्लोप अनइक्वल होंगे और पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, आंसर इज सी। ऐसे मुंह बंद बना के देखिए उठा करके। डिमांड कर्व का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि डिमांड कर्व क्या बनता है एक समय में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। उसके लिए क्या स्थिति होती है? वो स्थिति भी आपको लिख करके दी गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर match the item of the following two lists and suggest our correct code. List 1, list 2. Zero income elasticity, unit cross elasticity, positive cross elasticity, negative cross elasticity. से क्या आएंगे? Substitute good, complementary good, indifferent good, independent good. Zero income elasticity, unit cross elasticity, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी जानते हैं ना? एक का दाम क्या हुआ? एक का दाम बढ़ा, दूसरे की डिमांड बढ़ गई। जैसे एग्जांपल, जैसे चाय का दाम बढ़ा, डिमांड किसकी बढ़ गई है? कॉफी। कॉफी का दाम बढ़ गया तो चाय की। सिगरेट का दाम बढ़ गया तो किसका? बीड़ी। सिगरेट का दाम बढ़ा है तो डिमांड किसकी बढ़ी है? बीड़ी की। पीती हो गया। उसके बाद तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक वस्तु के प्राइस में चेंज हो रहा है और दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में आपकी चेंजेज आ रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहा है? सारे को अलग अलग बांटा है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक कोई मिला लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अच्छा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा? सब कुछ पढ़ लिए, क्वेश्चंस करवाइए, क्वेश्चंस करवाइए, क्वेश्चंस करवाइए। कहाँ पढ़े? हम्म? कहाँ पढ़े हैं? नोट्स देने के बाद ये स्थिति ऐसी आ रही हो तो कैसे होगा उसको बताइए। हम्म? ए का क्या हो जाएगा? जीरो इनकम इलास्टिसिटी कब? जब गुड्स क्या रहेंगी? इनडिफरेंट। क्या रहेंगी? गुड्स इनडिफरेंट रहेंगी। यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है क्या? इंडिपेंडेंट गुड्स। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट गुड्स। उसके बाद पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी कहा है ना कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो क्या पॉजिटिव है ना, मतलब सही चीज। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सी का वन देखिए, सी का वन एक ही जगह पर होगा। सी का वन एक ही जगह है ना, इधर तो नहीं ना है। सी का वन इधर भी है। ठीक है, ए का थ्री इसमें भी है, ए का थ्री उसमें भी होगा, है ना। बी का फोर, बी का टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी का फोर होना। इंडिपेंडेंट गुड्स। और कौन बच गया? डी। डी का क्या हो जाएगा? टू। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती हैं तो कैसी इलास्टिसिटी आएंगी? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कौन सी गुड्स आती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आती हैं तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम इलास्टिसिटी की बात आएंगी तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या? इंडिपेंडेंट गुड्स, मतलब जिसका कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी इन डिफरेंट गुड्स। दोनों गुड्स जो है वो क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इनडिफरेंट। ठीक, प्लीज यहाँ पर फिर से 2015 में वही क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिफ्ट गुड्स, हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री अभी पढ़ा है ना हमने। क्या कहेंगे इसको? निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी?
कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, बी का क्या हो जाएगा? 1। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसके बाद है गिफ्ट गुड्स, क्या है उसके बाद? गिफ्ट गुड्स, उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स, क्या हो जाएगा? लो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है भाई, अगर किसी हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स है, उसमें अगर प्राइस बढ़ा भी देंगे तो उसमें कोई इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आईफोन 2 लाख का 4 लाख का हो जाए, तो जिसकी इनकम करोड़ों में है उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। उसको कहते हैं लो प्राइस इलास्टिसिटी। इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू द यूनिटी, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एवरेज रेवेन्यू कर्व के क्या है? बिल्कुल बराबर है, ए आर के बराबर है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होंगी? मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ यूनिटी, इक्वल टू जीरो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर हो, तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू क्या होंगी? हमने दो तरह के रेवेन्यू पढ़ी है ना, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल भाई, एक को बेचा तो कितने में बेचा? 5 में बेचा। दो को बेच रहे हैं तो 10। ठीक है, एडिशनल यूनिट को बेचने पर, ठीक है, नॉर्मल यूनिट बेचे तो क्या हो जाएगा? सीधा रेवेन्यू की भाई, एक को बेचा तो कितना? 5, दो को बेचा तो 10। बोला कि एडिशनल रेवेन्यू बेचने पर जो इनकम आ रही है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका एग्जांपल क्या दिखता है? जैसे कहता है कि 1 किलो लेंगे तो कितने रुपए आलू है? मान लीजिए 20 रुपए। और एक पसेरी लेंगे तो कितने रुपए है? 90 या 95 का है। क्यों ऐसे कर देता है? क्यों कर देता है विक्रम जी? इसको तो लॉस हो रहा है ना। क्या हो रहा है? एक साथ बिक रहे हैं। ठीक है, एक साथ क्या कर रहा है? बिक रहा है उसको, क्योंकि उसने भी क्या किया है? अगर बल्क में खरीदा होगा तो उसको भी क्या मिला है? कम में मिला है। उसको जरूर 90 में मिला नहीं, उसको जरूर 90 में मिला होगा। जैसे व्यापारी क्या कहता है कि इनको इनकम चाहिए नहीं हो, बचिए नहीं रहा। क्या हो रहा है? बचिए नहीं रहा। जिस रेट पर वो देने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाना है कि उसमें क्या है। अगर बड़ी वस्तु है तो 100 200 हजार उसकी प्रॉफिट है, छोटी वस्तु है तो 10 5 उसकी प्रॉफिट जरूर है ही, क्योंकि उसने भी बल्क परचेजिंग किया है तो उसको भी क्या मिला है? सस्ते में मिला है ना। सस्ते में मिला है तो क्या करेगा? सस्ते में बेचेगा भी। तो बल्क ट्रेडिंग हो रही, क्या हो रही है? बल्क ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर वो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर क्रिएट करे, क्योंकि 1 किलो बेचता है 20, ठीक है, दो बेचा है तो कितना हो जाएगा? 40। देखिए, सीधे 5 बेचा है तो कितना हो गया? 95। 95 बेचा ना, लेकिन खरीदा कितने में था वो? बल्क में 90 में। तो 5 रुपये क्या हो गई उसकी? मार्जिनल हो रहा है। क्या हो रही है? प्रॉफिट का मार्जिनल रेवेन्यू हो रही। तो क्वेश्चन अकाउंटेंसी में इसी से है। एक आदमी 10 लाख का एक सामान खरीदा, 1 लाख उसके मतलब रख रखाव पे खर्च किया, 1 लाख प्रिंटिंग कर खर्च किया, टोटल कितने हो गए दाम? 12 लाख रुपए। उसको 20% मार्जिन चाहिए, तो उसे कितने में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे? निकालिए तो फटाफट। एक व्यक्ति एक मशीन खरीदा 10 लाख का, 1 लाख रुपए उसके रख रखाव पर और 1 लाख रुपए उसके प्रिंटिंग पर। कल नहीं जुड़े होते हैं क्या आप? नहीं, रात को जुड़िए ना, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतना सुंदर क्वेश्चन है। 8 बजे बस कितना है डाउन? हम्म। एक मशीन की कीमत 10 लाख है। ठीक है, उस मशीन को 10 लाख में खरीदा है, 1 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए हैं। ठीक है, और 1 लाख रुपए उसके किस पर? प्रिंटिंग, मतलब उसको डेंटिंग पेंटिंग सब करने पर। ठीक है, अब उस मशीन को कितने में बेचे? 20% क्या चाहिए उसको? मार्जिन चाहिए।
किसके ऊपर पता है? सेल्स के ऊपर। 20% मार्जिन ऑन द सेल्स। तो चाहता क्या है कि 20% का मार्जिन हो कहाँ पर? सेल्स पर। तो बताइए कि सेल्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए। ये बीपीएससी में अकाउंटेंसी से पूछा गया एक प्रश्न है। वो 12 लाख कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट उसके 12 लाख होंगे, इतने हिंट्स है हमारे। टोटल कॉस्ट कितने होंगे? 12 लाख होंगे, इतने हिंट्स है। कितने हो जाएंगे? 15 लाख। हम्म, 14 लाख। कितना है अजय? फिलहाल में आप ही जुड़े हुए थे ना? कल बहुत थकावट हो गई थी इतनी, बाप रे बाप, पूरे बैच पर बैच, बैच पर बैच, बैच पर बैच, लास्ट में नहीं, हमें सेल्स पे मार्जिन चाहिए, नॉट द, जी कॉस्ट पे मार्जिन नहीं चाहिए, सेल्स पे चाहिए। कौन सा क्वेश्चन याद है काजल को? 15 लाख रुपए में क्वेश्चन ढूंढ। ये आ गया। ये रहा question। Abdul and Binny enter into joint venture for purchase and sale of smart board. Abdul purchase smart board costing 10 lakh, ठीक है? कॉस्टिंग कितना? 10 लाख। एंड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। देन Binny sold it at 20% margin on selling, 20% margin on selling, ठीक है? द सेल्स वैल्यू विल बी, हमें क्या चाहिए?
20% का रेवेन्यू चाहिए, 20% मार्जिन चाहिए हमें। 20% किस मार्जिन चाहिए, लेकिन किस पे मार्जिन चाहिए? सेल्स पे मार्जिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्स पे मार्जिन चाहिए। तो सेल्स पे मार्जिन चाहिए 20%। तो बोला कि सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, सेल वैल्यू कितना हो जाएगा ये। वैसे आंसर इसका 15 लाख है। आप लोगों को क्या निकला है? 15 लाख आ गया है? नहीं आया है। अगर सभी टोटल कॉस्ट को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे के अंतर्गत, टोटल कॉस्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? भाई टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 12 लाख हो जाएंगी। टोटल कॉस्ट कितनी? 12 लाख की। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? मार्जिन चाहिए कितने परसेंट का? 20% का। किस पर? सेल्स पे। ये जो हमारे पास है वो क्या है? कॉस्ट। तो अगर मार्जिन चाहिए सेल्स पे और लगा देंगे हम कॉस्ट पर, नहीं ना। इसको ऐसे समझते देखिए, इसको चाहिए सेल्स पे मार्जिन, तो मान लेंगे कि सेल्स हमारा कितना है, सेल्स कितना है हमारा? 100। और अगर मार्जिन चाहिए 20% का, किस पर? सेल्स पर ना। मार्जिन कितनी हो जाएंगी? मार्जिन कितनी हो जाएंगी? 20 रुपए। अगर सेल्स 100 रुपए है, मार्जिन 20 रुपए, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितना होगा सुधांजलि? हाँ तो जोर से बोलना। कॉस्ट कितना? 80। ठीक है। और यही 80 किसके बराबर है? 1,20,000। सॉरी, 12 लाख। 80 बराबर कितना? 12 लाख। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना? 12 लाख बटे 80 गुणे 100। ठीक है। 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा? है ना, 15,000। और 15,000 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 15 लाख। आंसर कितना हो जाएगा? 15। हम उतना मूर्ख बुद्धि समझते हैं। तो हाँ, तो 3 लाख कैसे आ जाएगा बताइए तो। ठीक है। हम्म। हम चार्ट क्यों बनाए? हमें इससे इजी वे है कौन सा तरीका? इससे इजी वे है कौन सा बताइए? हाँ बताइए। ठीक है। हम्म। कैसे? कैसे? तो भाई हम 20% को 25% क्यों ऐड कर रहे हैं फिर उसमें? तो फिर 25% से क्यों निकालेंगे भाई? पूछेंगे ना, कोई रीजन पूछेगा ना आपसे? व्हाई शुड आई कैलकुलेट 25%? आप कैसे समझाएंगे आगे, सो बताइए, मुझे समझाने हैं क्लास में। आप टीचर है ना भाई, क्लर्क नहीं ना है कि भाई 2 रुपया इधर से उधर कर रहे हैं। 25% क्यों निकालूं, पूछेगा ना बच्चा, क्या जवाब देंगे? भाई अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है 11th 12th का यूपीएससी के अंदर। मतलब क्या आपको समझाने जाने हैं ना इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ऐसे समझाएंगे 25% क्यों निकालेंगे हम, पूछेंगे ना रीजन। बताइए मुझे, सेटिस्फाई करिए। हाँ, क्यों निकालेंगे 25%? हाँ बिल्कुल, पूरे पूरे दिन लगा दीजिए कैलकुलेशन। इससे आसान तरीका नहीं है मेरे, और है भी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा हूँ। आप क्या हो जाएंगे फॉर्मूले को याद करने में कंफ्यूज। ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है। कॉस्ट 12, सेल्स 100, मार्जिन 20, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। मतलब 80 बराबर कितनी है हमारी? 100 है, मतलब 12 लाख। तो 80 की 80 बराबर 12 लाख है, तो 100 बराबर कितनी? क्योंकि 100 हमारा सेल्स है ना, और वही वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 80, 12 लाख बटे 80 गुने 100। क्लियर?
कभी भी क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान सुनिए, कभी भी क्वेश्चंस को उलझाइए मत। और टीचर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होता है, ना कि एक प्रॉब्लम और ऐड कर देने वाला। दरभंगा के तरह टीचर मत बनिए, ठीक है? इतनी आसान भाषा में समझाएँगे कि भई बच्चा से बच्चा हो, वो भी कैलकुलेट कर सकता है। कोई बूढ़े व्यक्ति को समझा रहे हैं जो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा हो, वो भी कैलकुलेट कर सकता है कि भई हमारे पास कुछ भी नहीं तो आप मान लीजिए कि सेल हमारा कितना 100, क्योंकि परसेंटेज में किसी भी चीज़ को हमने क्या माना है? 100 माना है, ठीक है? मार्जिन कितनी? 20 की। तो सेल 100 का है, मार्जिन 20 की है, मतलब कॉस्ट कितनी होंगी? 80 की होंगी? नहीं। और यहीं 80 का मान कितना दिया हुआ है? 12 लाख। अगर 80 बराबर 12 लाख है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 15 लाख। दैट्स जस्ट थिंग, ठीक है? हाँ, कल इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आप लोग नहीं जुड़े तो मैंने सोचा बता दूँ, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन क्या निकालना है? अब बड़का बन ना, ठीक है? चल, कभी भी प्रश्न में प्रश्न को खड़े नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। इसी कारण से बच्चा सब छोड़-छोड़ के भागने लगा पड़ा। चलिए, क्या लिखा है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होंगी? मोर देन यूनिटी क्या होंगी वहाँ पर? मार्जिनल यूनिटी क्या हो जाएगी? बोला कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएँगी? जी, 0। भई आप जैसे मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि भई एक सामान बेचा तो कितना रुपया? 5, 2 सामान बेचा तो 10। तो भई अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ना। 1 को भी बेच रहा था तो भी 5 ही रुपया कमा रहा था और 2 को बेच रहा हूँ तो अभी कितना कमा रहा हूँ? एवरेज रेवेन्यू 5 ही कमा रहा हूँ ना। तो मार्जिनल कितनी हो जाएँगी? मार्जिनल कितनी हो जाएगी? 0 ना। भई मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या? एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है। तो 1 बेच रहे थे तो कितना रुपया? 5 रुपया। एवरेज कितनी थी? 5। 2 सामान बेचा कितने का? 10 का। एवरेज रेवेन्यू कितनी? 5। तो एवरेज रेवेन्यू दोनों में क्या है बिल्कुल? बराबर है ना? एवरेज रेवेन्यू अगर बड़ा लिखा है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या है? बराबर है, यूनिटी मतलब बिल्कुल इक्वल है। तो मार्जिनल क्या हो जाएँगे वहाँ पर? मार्जिनल क्या सेट होंगी? इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ, इसको ऐसे समझिए। चलिए, which of the following is not correct matching regards price elasticity, change in price, change in total revenue, ठीक है? सीधा-सीधा ये बॉक्स उठा करके आपके नोट्स में दिया गया है डायरेक्ट, हम देखेंगे तो, ठीक है? कि प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कोएफिशिएंट कितना है? 0 है, उस समय क्या होगा? क्या हो जाएँगे? इंक्रीज़, डिक्रीज़, डिक्रीज़, डिक्रीज़ क्या हो जाएगा? कि नो चेंज? लेस देन 1, जब लेस देन 1 होती है तो प्राइस इंक्रीज़ होंगी, तो रेवेन्यू क्या होंगी? डिक्रीज़। ये डिक्रीज़ होंगी तो वो इंक्रीज़ होंगी। इक्वल टू 1 इंक्रीज़, नो चेंज, डिक्रीज़, नो चेंज। मोर देन 1 इंक्रीज़ होंगी तो डिक्रीज़, डिक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़। इसमें से कौन-सा सही है? क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैचिंग? ओ, कौन-सा मैच करेक्ट नहीं है? मैच कौन-सा करेक्ट नहीं है? कौन-सा मैच करेक्ट नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट मैचिंग? नोट्स में देखिए ना उठा करके, है ना निकाल करके, ठीक है? 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1 मोर देन 1। 0 क्या होता है? जब भी अगर प्राइस कोएफिशिएंट 0 है, प्राइस में क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे, टोटल रेवेन्यू भी क्या होगी? इंक्रीज़। प्राइस डिक्रीज़ करेंगे, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएँगे हमारी? डिक्रीज़। सर डिक्रीज़ ये ठीक है। अगर मतलब इलास्टिसिटी का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है और आपने प्राइस बढ़ा दी, आपके पास रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू मतलब इनकम ज़्यादा आएगा ना आपके पास। अगर हम प्राइस बढ़ाएँगे, तो रेवेन्यू क्या हो जाएँगी हमारी? इंक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है बिल्कुल? 0 है। कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ेंगी। तो अगर हम प्राइस बढ़ाएँ या घटाएँ, क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम प्राइस बढ़ाएँगे तो हमको ज़्यादा इनकम आएँगी ना और प्राइस घटाएँगे तो प्राइस जितना घटाएँगे उतना कम रेवेन्यू।
भाई 2 रुपए का एक 2 रुपए में था एक पेन, 10 बेच रहे थे तो कितना 20 रुपए। आज कितना हो गया 1.5, तो कितना हो जाएगा 15 रुपए। नहीं क्यों? क्योंकि भाई प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल जीरो है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जीरो अगर है, तो अगर प्राइस में हम चेंज करेंगे, नहीं जितना बढ़ाएंगे रेवेन्यू हमारी बढ़ेगी, रेवेन्यू घटा प्राइस घटाएंगे रेवेन्यू घटेगी। कब? जब प्राइस इलास्टिसिटी जीरो पर हो। ठीक है। अगला है लेस देन 1, एक से कम हो। एक से कम होता है तो बोला कि इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, नहीं। अगर प्राइस इलास्टिसिटी क्या करेंगे, लेस देन 1 होंगी, तो अगर आप इंक्रीज करेंगे प्राइस को तो टोटल रेवेन्यू क्या होंगी वहां पर, डिक्रीज। और नहीं, हाँ सॉरी, लेस देन 1 तो इंक्रीज, तो क्या हो जाएंगी इंक्रीज, और डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज। यहाँ पर क्या है, ये वाला बिल्कुल गलत है। इक्वल टू 1 में क्या होगा, इंक्रीज नो चेंज, डिक्रीज नो चेंज। देखा है, लाइए दिखाते हैं। चलिए लोग अरे मुंह रख लिया है घर में। देखिए है ना, प्राइस इलास्टिसिटी एक से ज्यादा हो तो प्राइस अगर क्या करेंगे, प्राइस चेंज इन प्राइस इंक्रीज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगे। प्राइस डिक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। है ना भाई, इक्वल टू 1 हो या एक से क्या हो, कम हो, लेस देन 1 तो इंक्रीज मतलब इंक्रीज, डिक्रीज मतलब डिक्रीज। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज लिखा हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी एक से कम हो, लेस देन 1 हो तो। प्राइस इलास्टिसिटी जीरो होंगी, इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज, डिक्रीज तो भी डिक्रीज। तो पहला वाला सही है हमारा, बी गलत है, सी देखेंगे। इक्वल टू 1 इंक्रीज करेंगे नो चेंज, डिक्रीज करेंगे नो चेंज। मोर देन 1 प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। और प्राइस डिक्रीज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, मोर देन 1 है। तो गलत कौन सा है, ये वाला। ठीक है। अगर एक के बराबर रहता है प्राइस इलास्टिसिटी, तो अगर आप प्राइस में इंक्रीज कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएंगे, प्राइस डिक्रीज कर रहे हो टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएंगी। अगर जीरो पे होंगी, ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अगर लेस देन 1 की बात आ रही है तो यहाँ पर इंक्रीज होगा तो वहां भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जीरो और 1 के अंदर एक ही केस है, ध्यान से देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं कभी पड़ेगी। जीरो और 1, जीरो और लेस देन 1। ठीक है। जीरो और लेस देन 1 के केस में अगर प्राइस इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज रेवेन्यू डिक्रीज। किस केस में, जीरो और 1 के केस में, जीरो और लेस देन 1 के केस में। अगर 1 बराबर 1 है तो क्या, नो चेंज नो चेंज। एक है तो कोई चेंज नहीं है। अगर जीरो है या एक से कम है तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो है और एक से कम है, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। इतना जब याद है तो दूसरा तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर मोर देन 1 होगा तो इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज। ठीक है। इस हिसाब से ट्रिक लगाकर याद किया जाता है कि कभी हम भूले ना, कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर जीरो होगी, एक के बराबर होंगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक से कम होंगी या जीरो होंगी तो मतलब क्या, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। ठीक है। और मोर देन 1 की याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा मोर देन 1 में, इंक्रीज, फिर रट मत, दिमाग में समझने की कोशिश करिए। सिर्फ रटा रटाया ज्ञान खाली चल रहा है, इसीलिए सब भूल रहे हैं। ठीक है। अगर 1 होगा, नहीं अगर 1 के बराबर होगा या जीरो होगा तो क्या, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। ठीक है। लेस देन 1 और जीरो, एक होगा नो चेंज, मोर देन 1 की याद करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएंगे इसके, बी। बी में क्या है, गलती है। यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए तो यहाँ भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। ठीक है। हाँ, कंसेप्ट को याद कर अपने हाथ में है, जरूरी नहीं कि जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही याद कर। Point price elasticity of demand in terms of marginal and average revenue can be measured with the following formula. पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला ये है, ए आर बराबर
ए आर बट्टा ए आर माइनस एम आर, ए आर बट्टा एम ए आर माइनस एम आर। लीजिए, पकड़िए नहीं स्पीकर नोट से। ठीक। दूसरा है द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में दोनों दिए कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शंस एंड रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड इज कॉल्ड पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है। इसके बाद प्राइस पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, ए आर बटा ए आर माइनस एम। अब यहाँ से एक आपकी नोट्स भी बन गई है, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी नोट्स में लिखी हुई है। एक नोट्स खुद से बन गई, नहीं क्या बन गई, एक खुद से बन गई कि भाई पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर पूरा, विक्रम जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपके एक नोट्स भी आराम से तैयार हो रही है धीरे-धीरे। ठीक, चलिए यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी जानते हैं क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी तो समझा ना, कि प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड हमारी क्वांटिटी डिमांड घट जाएंगी, या प्राइस घटेंगी तो डिमांड हमारी बढ़ेंगी। तो प्राइस के बढ़ाने से डिमांड कितना घटा है या प्राइस के घटाने से डिमांड कितना बढ़ा है, इस चीजों को मेजर करना क्या, इलास्टिसिटी, और इसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। अब आती है कौन सी, इनकम इलास्टिसिटी। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो क्या करते हैं आप, वस्तु की डिमांड में चेंज आती है ना। आज भाई नॉर्मल व्यक्ति है तो क्या कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, कल प्रोफेसर होंगे तो क्या, आईफोन। क्यों, इनकम बढ़ गई। ठीक है। आज बस में आ रहा है ना, कल किससे, कार से। क्यों, इनकम बढ़ गई। हाँ बिल्कुल करिएगा, ये नहीं तुच्चा की तरह रहिएगा। हाँ बिल्कुल, जिस दिन अगर स्कॉलर हो और उतने एफर्ट हैं तो बिल्कुल क्या करनी चाहिए, खर्च कर। हाँ, ताकि क्या होगा, आगे वाले को भी मोटिवेशन मिलेगी। क्या मिलेंगी, आगे वाले को मोटिवेशन मिलेंगे कि भाई हमको भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। नहीं, नहीं तो पता चला कि भाई प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं, साइकिल पर घूम रहे हैं। ठीक है, सिंपल व्यक्ति दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या कर सकते हैं, दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते। उसी से इसीलिए लोग मोटिवेट नहीं हुआ है ना बच्चा। और वहीं पर डीयू में मोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट। क्यों, कोई प्रोफेसर आ रहा है किससे, बढ़िया ऑडी ऑडी से आ रहा है, देखो ऑडी कर रहे हैं यार, मतलब मास्टर के पास पैसा है, कैसे बना ये पता करो, है ना, कैसे बना ये पता। लेकिन हाँ, उस समय ये भी हो जाती है ना, 2 चीज़ हो जाती है लोगों को। एक तो होता है कि लोग कहते हैं कि कैसे सर इतनी इनकम कमाएँ वो पता करो। दूसरा व्यक्ति ये हो जाता है कि कौन-सा, कैसे इससे छीन लूँ। लक्ष्मी सागर में सिर्फ़ यही चल रहा है अभी। पूरा लक्ष्मी सागर को आतंकित किया हुआ है, ऐसे। हाँ, भाई कोई रात को वहाँ पर सो नहीं रहा है कल, क्या कर रहा है? रात को सो नहीं रहा है, सब डिगडिगिया देख रहे हैं कहीं मेरे घर पे चोरी ना हो। नहीं, वो इसलिए कि जब एक जगह हो रही थी तो आप लोग नहीं खड़े थे इस वजह से। ठीक है? जब भी कभी अगर मान लीजिए कि हम सब एक जगह हैं और कभी भी मान लीजिए किसी तरह से अगर कोई खतरा है, तो हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। कटवारी की एक खास बात है, यहाँ मतलब अपने में लड़ता रहेगा सब, मारा पिट्टी उठम बजरा खूब करता रहेगा। एक बार कोई बाहर का आदमी आ जाए तो मिल मैं गे मैं, वो दिन देखबा तो जना कि थूड़ फाड़ देते उठा के। ये है कटलवारी की यूनिटी। भाई कितना भी लड़ रहा हो अपने में, जो बात पे खूब लड़ता है अपने में, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आई, सब एक, ठीक है? यहाँ का दुर्गा पूजा आपको बेस्ट तरीके का देखने को मिलेगा, बेस्ट तरीके का देखने को मिलेगा। कोई झंझट, झगड़ा-झंझट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी एकदम पूरा, और कोई कंट्रोलिंग नहीं, सिर्फ़ कूड़ा करके ना रहता है मुँह लगा। हाँ, बदमाश ये भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ़
क्या करता है? बदमाश के साथ बदमाश। आप सज्जन बन के रहेंगे तो आपको कुछ नहीं। उसका ये सिद्धांत है चक्रवारी कि सर आप सज्जन बन के रहें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हम आप दुर्जन बनेंगे तो आपका हम मर्डर करेंगे, क्योंकि पहले से हम दुर्जन थे। इसका सिद्धांत है डायरेक्ट। चलिए, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। सोचिए ना भाई, मेरी गाड़ी 2 दिन के लिए दूसरी जगह लगी हुई, वो भी बाहर रोड पर, दुर्गा पूजा का समय। बोले कि यहाँ छोड़ दीजिए सर, कौन ले जाएगा? क्योंकि मकान मालिक तो खुद गुंडा है वहाँ का, तो उसके यहाँ से कुछ ले जाएगा कुछ भी, बस लगा दी उठ नहीं। 2 दिन तक पड़ा रहा, 1 दिन छुआ तक नहीं कोई, क्योंकि मोहल्ला में था, रोड पर एक बार हैंडल मारा सीधा निकल जाता है, ठीक है? और वहाँ पे देखते हैं घर के अंदर में से खींच लेता है गाड़ी, ठीक। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। तो भाई इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ेंगी तो क्या करेंगे हम? शिफ्ट करेंगे किससे? किस गुड पर? सुपीरियर गुड्स के ऊपर, इंफीरियर गुड्स के ऊपर नहीं। किस पर? सुपीरियर गुड्स के ऊपर करेंगे, ठीक। चलिए, आंसर क्या हो जाएंगे इसमें? इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, एक से कम है तो कहां पर जाएंगे? इंफीरियर या सुपीरियर? इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर या इंफीरियर? 11 क्या हो जाएगा? डी। जैसे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी क्या हो जाएंगे? ए का क्या हो जाएगा? लेस देन यूनिटी मतलब सुपीरियर गुड। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, जीरो से कम है तो इंफीरियर गुड। बहुत इनकम कम है बेचारे की, तो कहाँ जाएगा? इंफीरियर गुड्स के पास, ठीक। ठीक है। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, कौन सा गुड्स? कॉम्पिटिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, कौन सी गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। आंसर डी। आपके नोट्स पे पूरा लाइन छापा हुआ है, सेव करके चलिए लीजिए सर। Find the marginal revenue of the firm that sell a product a price of 10 and the price elasticity of demand for the product is -2. Find the marginal revenue of the firm that sell a product at a price of rupees 10 and the price elasticity of demand for the product is 2. मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर काउंट करना है। क्या करना है? मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर काउंट करने हैं। कितना हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू द फर्म दैट सेल अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10, 10 रुपये में बेच रहा है, एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज कितना? 2। कितनी हो जाएंगी? अभी काउंट किया था ना मैंने, 2019 के जून का क्वेश्चन। क्या हो जाएगा हमारा? भाई कितने बेच रहे हैं? प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 10। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? -2 के बराबर। कितना हो जाएगा? कितना है? माइनस, क्या है? निगेटिव है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव है। और कितने? 2। तो क्या हो जाएगा मार्जिनल? मार्जिनल क्या हो जाएंगे? 10/2 कितना? 5। कितनी हो जाएंगी? 5। आंसर इज 5। चलिए अगला। हाँ, ए। On every point on the straight line demand curve, the point elasticity are all equal. On every point on the rectangular hyperbola shape demand curve, the point elasticity are not equal. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंतर्गत डिमांड कर्व पर जो पॉइंट होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। यहाँ बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की बात की जाएगी तो पॉइंट इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। सही है ना दोनों जगह? आंसर क्या हो जाएंगे? ए। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटीज के कारण इन गुड्स को क्या करना है? इन प्रोडक्ट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेसेसिटीज गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। कौन सी इलास्टिसिटी लग रही है? प्राइस इलास्टिसिटीज लग रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे कम प्रभाव किस पे पड़ता है? सबसे कम प्रभाव किस पे पड़ता है? नेसेसिटीज गुड्स पर। उसके बाद किस पर? बी होगा या ए होगा? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पर या होमोजीनियस प्रोडक्ट पर? प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ता है? ये पूछ रहा है आपसे। किस पर? सबसे पहला किस पर? सबसे कम किस पे प्रभाव पड़ता है? नेसेसिटीज गुड्स पर। सी पहले होगा तो सी पहले 2 जगह है। अब उसके बाद क्या? देखिए,
ठीक है? उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशिएटेड नेसेसिटीज ड्यूरेबल, नहीं, सबसे उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर? सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर है? होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर। होमोजीनियस का मतलब क्या? जो सभी जगह पे एक जैसा हो, ठीक है? मोबाइल फ़ोन सेम दुकान यहाँ पे बिक रहा है, वहाँ भी बिक रहा है, वहाँ भी बिक रहा है, वहाँ भी बिक रहा है। उस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है? तो सबसे कम प्रभाव किस पर? नेसेसिटीज़, उससे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए कि भाई ये पेन है, बोला कि सर इससे लिखेंगे तो एक ही बार लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट कर दिया ना, उसपे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है? उसके बाद किस पर? ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, जो लंबे समय तक चलने वाला गुड्स हो। उसके बाद किस पर? उसके बाद है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा प्राइस इलास्टिसिटीज़ क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटीज़ का अलग-अलग गुड्स पर क्या प्रभाव है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ता है? नेसेसिटीज़ गुड्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है? फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज इफ डिमांड इज, भई हम क्या कर रहे हैं? प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर डिमांड क्या है? इफ डिमांड इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, जीरो इलास्टिक। भाई हम प्राइस को क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा रेवेन्यू क्या है? बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये क्या है? कौन सी गुड्स है ये? ये कौन सी गुड? यहाँ पर डिमांड क्या है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। फॉर अ डिक्लाइन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीज इफ डिमांड इज, क्या होगा? टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस हम डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक, इनइलास्टिक क्या? इलास्टिक या इनइलास्टिक? अगर मान लीजिए कि अभी आपके पास सामान कितने बिक रहे हैं? 10 बिक रहे हैं मान लीजिए। कितना बिक रहा है? 10 बिक, ठीक है? कितने के सामान आप बेच रहे हैं? एक सामान कितने के बेच रहे हैं? 100 के बेच रहे हैं। कितना रेवेन्यू आ रहा है? 1000, ठीक है? आपने प्राइस को डिक्लाइन कर दिया, कितना कर दिया? 50, तो कितने बिकेंगे? कितने बिकेंगे? अनुमानतः कितने बिकेंगे? इसको निर्धारित कैसे करते हैं? जैसे आप आए, आप आपके आपने दुकान खोल के रखा हुआ है। ये एक नई लाइट आई है, क्या आई है? एक नई लाइट, इसका दाम है कितना? 100 रुपये। इस लाइट की रोशनी ऐसी है, आँख में चुन जाएगा भाई, लक्ष्मी माता खुश हो जाएंगी। लाइट का नाम रखा हुआ क्या? लक्ष्मी गणेश। लोग पागल की तरह खरीद रहा होगा, खाली कुछ नाम रख दीजिए, लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश, नहीं, कितने का है? 100 का। लोग आएंगे, मार्केट जा रहे होंगे ना, अभी खूब भीड़ लगी है। वो आई लाइट के ना लक्ष्मी गणेश वाला, चाची 100 के, 50 के नहीं देवे, या क्योंकि 60 के नहीं देवे, 70 के। तो बोले नहीं 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 है तो। भाई इसी तरह से 20-40 कस्टमर, 10-20 कस्टमर आया और घूमकर चला। शाम को आप बताया कि भाई देखो इतना कस्टमर आया, सब घूम के चला, वो क्या कर देता है? 100 की जगह सीधा पहले 90 करके देखते हैं, कितने आ रहे हैं, सीधे 50 नहीं करता, धीरे धीरे करके कम करता है। 100 के बाद क्या करेगा? 90, देखिएगा क्या सेल बढ़ा है। उसके बाद क्या कर देगा? 90 से 80, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद सॉरी 60, 70 पहले फिर 60, उसके बाद क्या लगभग 50 पे आकर रुक,
इसको कहते हैं डिक्लाइन इन प्राइस। और यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस घटा भी रहा है ना, तभी उसकी रेवेन्यू कम नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ इनकम वाले ऐसे हैं जो कि 90 पर खरीद लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 80 पे खरीद लेंगे, कुछ 70 पर, कुछ 60 पर, कुछ 50। मतलब उसके दिमाग में सेट हो गया कि हमको 50 में क्या कर देना है, बेच ही देना है। तो अगर प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं तभी भी हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिमांड कैसा है, मतलब सॉरी, इफ डिमांड इज कौन सा डिमांड कैसा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक। क्योंकि जैसे ही भाई हमने दाम कम किया तो डिमांड बढ़ी ना, डिमांड बढ़ी तो क्या, इलास्टिक ना। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई इकोनॉमिक्स कहता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस क्या करने पर, बढ़ाने पर भी आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो, प्राइस घटाने पर भी आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। बस उसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, कुछ डिफरेंशिएट जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा काम करते हैं तो जीवन में कभी भी रेवेन्यू आप नहीं कमा, उसका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, उसमें कुछ अलग होना चाहिए। बोले ना, इसको लाइट का नाम दीजिए लक्ष्मी गणेश का, ठीक है, नहीं, जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सिर्फ लाइए, होमोजीनियस लेके आएंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसको दिमाग में लग जाएगा ये ठग रहा है, क्या कर रहा है हमको, ठग रहा है। ठीक है, 21 नवंबर सॉरी 25 नवंबर 2021, फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन इफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज, अग, भाई प्राइस डिक्लाइन कर दिए तब भी रेवेन्यू क्या हो रहा है, हमारा डिक्लाइन ही जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, कैसा है, किसका, इन इलास्टिक है, क्या है, इन इलास्टिक है। 16 क्या हो जाएगा आंसर ए। 17 यहाँ पर क्या है, इन इलास्टिक, देखिए 20 अक्टूबर को पूछा है कुछ और 21 में पूछा है कुछ और। अगर डिक्लाइन कर दिए प्राइस और वहां पर हमारा क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, इलास्टिक। अगर हम प्राइस को डिक्लाइन कर दिए लेकिन टोटल रेवेन्यू तब भी हमारा घट रहा है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो क्या है, इन इलास्टिक, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, इनफाइनाइट। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कौन सा होता है, किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, नेगेटिव, आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज आर पॉजिटिव, जीरो, ग्रेटर देन 1, निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। भाई देखो क्या खेल खेल रहे हैं, 17 में 21, 25 नंबर दिया, 21 और 26 नंबर कुछ और, बात देखिए क्या है इसका। अरे भैया यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूछा कि क्या होता है, तो बोला क्या, निगेटिव। 17 का हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। उसके बाद क्या पूछा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, क्या हो जाएगा, निगेटिव। दोनों जगह क्वेश्चन एक ही जैसे। ठीक है, चलिए, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरियस गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, नॉर्मल गुड्स पर क्या होता है, नॉर्मल गुड्स पर बिटवीन जीरो, ग्रेटर देन 1, लेस देन जीरो, निगेटिव, कैसा होगा, नॉर्मल गुड्स पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, नॉर्मल गुड्स पर, इंफीरियर गुड्स के ऊपर, लग्जरियस गुड एंड नेसेसिटीज गुड, लग्जरियस गुड पे क्या होता है, लग्जरियस गुड्स पर, इंफीरियर गुड्स के ऊपर नेसेसिटी। अच्छा, नॉर्मल गुड्स की बात होता है सबसे पहले, कि कोई नॉर्मल गुड्स है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, कौन सी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। भाई नॉर्मल गुड्स है और आपकी इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम आपकी बढ़ रही है तो क्या करेंगे वहां पर, इनकम इलास्टिसिटी क्या पढ़ा पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, बिटवीन 0 and 1, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। अगर नॉर्मल गुड्स है और हमारी इनकम क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी,
फिर इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स पे क्या प्रभाव पड़ता है इनकम इलास्टिसिटी का? कौन सा? निगेटिव। भाई अगर इंफीरियर गुड्स है और हमारी इनकम इलास्टिसिटी आ रही है, मतलब इनकम बढ़ रही है, अब खरीदने जाएंगे नहीं ना, उसका क्या होगा इलास्टिसिटी? जीरो ना हो जाएगा, सॉरी निगेटिव ना जाए, चला चला जाएगा, क्या होगा? निगेटिव। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का 4 कहाँ पर है? दो जगह, लेकिन दोनों में सी का क्या है? 1 है। सी का क्या है? 1। लग्जीरियस गुड ग्रेटर देन 1, क्योंकि जैसे ही हमारा इनकम बढ़ेंगी लग्जीरियस गुड्स की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। अब बचा है ए और डी का निकालना। ए क्या है? नॉर्मल गुड्स। ए का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। और डी का क्या हो जाएगा? बिटवीन 0 एंड 1 नेसेसिटी इज गुड। ठीक है, 0 भी हो सकती है एंड 1 भी हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 22 19 सितंबर 2022, when the price increase of a commodity is followed by increased total revenue, which one of the following is the price elasticity coefficient? जब प्राइस इंक्रीज होंगी किसी कमोडिटी की तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0, इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1। अभी जो चार्ट याद करवाया है उसी से क्वेश्चन है डायरेक्ट। अभी चार्ट याद किए है ना, उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, 0 इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, क्या हो जाएगा? 0 होता है तो क्या हो जाता है वहां पर? इक्वल टू 1 है तो नो चेंज। अगर 0 है या क्या है, लेस देन 1 है तो क्या होंगी? इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, है ना। और अगर मोर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 0 इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1। आंसर क्या हो जाएंगे 20 का? When the price increase of a commodity is followed by increase in total revenue, which one of the following is increased price elasticity of coefficient? क्या हो जाएंगे? लेस देन 1 और 0 दोनों होंगे, है ना। लेस देन 1 और 0 दोनों होंगे, लेकिन दो में से तो एक ही चयन करना है आपको, लेस देन 1 या 0। तो क्या करेंगे? 0 क्यों करेंगे? लेस देन 1 करेंगे। लेस देन 1 का मतलब 0 ही होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मास्टर साहब दिमागों से खेला पड़े इससे। टोटल रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस फर्म इंक्रीज एज लॉन्ग एज, टोटल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस फर्म इंक्रीज एज लॉन्ग एज, जब तक क्या रहेंगी? जब तक क्या रहेंगी आपकी? जब तक इलास्टिसिटी एक से ज्यादा रहेंगी, इलास्टिसिटी एक के बराबर रहेंगी, एक से कम रहेंगी, एक 0 से कम हो जाएंगी। एक के बराबर रहेंगी तो नो चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू डिक्रीज डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? लेस देन, एक एक नहीं एक मिनट, यहाँ पर क्या लेस देन 1 है ना, तो क्या हो जाएंगे? टोटल रेवेन्यू बिजनेस फॉर्म इंक्रीज एज लॉन्ग एज, तो क्या हो जाएंगे वहां पर? जब वो एक से ज्यादा हो। लेकिन प्राइस की बात नहीं यहाँ पर कर रहा है ना, वो तब तक कब तक इंक्रीज कर सकता है? जब तक कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होंगी हमारी? प्राइस इलास्टिसिटी एक से ज्यादा हो रहेंगी, तब तक। जब तक एक दिन से कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक के बराबर आ जाएंगे तो नो चेंज। ठीक है, 22, फिर वही चीज, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटीज गुड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब भी नॉर्मल गुड्स आएंगी तो इंफीरियर गुड्स में क्या हो जाएंगी? लेस देन 0। बी का क्या हो जाएगा? बी का 4। आंसर क्या हो जाएंगे? ए। खत्म कहानी। ठीक है, ये 22, तो 14 14 फिर वही बात। ई बराबर 0, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। ठीक है, बी में देखिए, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अगर क्या है हमारा? एक से ज्यादा है तो इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। गलत है सही है? गलत है ना। हमें क्या चुनने के लिए बोल रहा है इसमें से? गलत चुनने के लिए बोल रहा है? करेक्ट, सर इनकरेक्ट चुनने को बोल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, क्योंकि एक के बराबर है तो इंक्रीज नो चेंज, डिक्रीज नो चेंज। और एक से कम है तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। वहां पर आपने याद किया तो आज कहां पर काम दे रहा है आपको? 2022 के क्वेश्चन।
क्योंकि इतिहास की एक खास बात वो अपने आप को दोहराएगी जरूर, और वो सारे पॉइंट्स नोट्स में पहले ही कवर करके रख दिए हैं। बस सिर्फ आपको पढ़नी है, समझनी है, बस उसको समझ के जानी है। क्या कह रहे हैं? ठीक है। Which one of the following commodities has the most inelastic demand? सिगरेट, सोप, आइसक्रीम, सॉल्ट। ठीक है, इनमें से किस कमोडिटीज के ऊपर इन इलास्टिक डिमांड पाया जाता है? सिगरेट, सोप, आइसक्रीम, सॉल्ट का है इसका। भाई प्राइस अगर चेंज भी हो जाए, बढ़ जाए, तो नमक खाना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना, बंद कर देंगे। कितना ही महंगा क्यों ना जाए, 2 लाख का किलो काहे नहीं हो जाए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2 लाख का किलो हो जाएगा तो खरीदा जाएगा ना, ये जोड़ी है तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट। Which one of the following is correct regarding the slope and the point elasticity of all the points on rectangular hyperbola? फिर rectangular hyperbola पर पूछा ना क्वेश्चन, कब आया था? 17-18 में। कब आ रहा है? 23 में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसमें से दिए गए कथन में से कौन से कथन सही हैं? स्लोप रिमेन द सेम while point elasticity goes to changing. Slope goes to changing while point elasticity remain the same. Both slope and point elasticity remain the same. Both slope and point elasticity go on changing. क्या होंगी? क्या हो जाएगा? Slope goes on changing. Point elasticity remain the same. आंसर क्या हो जाएगा? B is the correct answer. Rectangular hyperbola. आपने क्या सीखा यहाँ से? कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंतर्गत जितने भी प्रकार के टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज हैं उसको पढ़नी है, उसको समझनी है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को देखना है, क्योंकि डिमांड कर्व में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। पॉइंट इलास्टिसिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे ही, इसमें कोई भी बिल्कुल ना करने की गुंजाइश नहीं है। चलिए, अगला है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2023 का ही है ना। हाँ, 2023 का ही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फोरकास्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। आपको किसी प्रोडक्ट के डिमांड को फोरकास्ट करना है साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली। इसमें से जो भी स्टेप दिए गए हैं उसको सही तरीके से अरेंज्ड करिए मैडम। क्या हो जाएगा? सबसे दिया हुआ, मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा एडजस्टमेंट। ए बी सी डी ई, इसको क्या करना? अरेंज करके रखना है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बता दिया, सबसे पहले क्या सेट होगा? ऑब्जेक्टिव। तो आंसर पहले क्या हो जाएंगे? सी। सी कहाँ है? 2 जगह पर। और जब सी को सेट कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, तो अब क्या खोजेंगे? जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो क्या खोजेंगे? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? टाइम। क्या करेंगे उसके बाद? टाइम। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? उसके बाद मेथड। उसके बाद क्या आ जाएगा? डेटा कलेक्शंस। और लास्ट में क्या आ जाएगा? इंटरप्रेट। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इस क्वेश्चन से क्या सीखे काजल? 4 मार्च 2023 को क्वेश्चन था, क्या सीखे विक्रम से? मोर ऑफ द स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन की? नहीं, वो थोड़ी, वो तो बात, पहले नेट की पढ़ाई कैसे करेंगे? मतलब क्या कि जो चीजें पढ़ लें उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लगा लें, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। क्या विक्रम जी? ठीक है। डिमांड फोरकास्ट पूछा क्या कि डिमांड फोरकास्ट कितने दी है, कौन से मेथड हैं, क्या है? ये रटा रटा ज्ञान से मुझे क्या लेना देना? प्रॉब्लम है इस कंपनी की, क्या डिमांड को फोरकास्ट करके देना है, आप क्या करेंगे?
तो इसको अरेंजमेंट करनी है, डिमांड फॉर, तो अब लिख ले। ठीक। चलिए, अगला है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब क्या, कि किसी चीज को कंज्यूम करने पर कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है। ठीक है, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल। टोटल यूटिलिटी क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है टू प्राइस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल। रीजन बोला, डेविएशन फ्रॉम हिज सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक रसगुल्ला खाया तो क्या यूटिलिटी मिली, दो रसगुल्ला खाने पर क्या मिलेगा, उससे ज्यादा, तीन पर, तीन पर तो उससे ज्यादा, चार पर उससे ज्यादा, पांच पर उससे भी ज्यादा। लेकिन एक प्राइस पॉइंट ऐसा होता है, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी यूटिलिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। अच्छा नहीं लगेगी, नहीं, चाहे वो कोई भी चीज हम लगातार कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसकी क्या हो जाएंगी, यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। और उसके बाद निगेटिव में जाने लगेगा, मतलब आप जबरदस्ती का खा पी रहे होंगे, ठूस रहे होंगे, अच्छा नहीं लग रहा, क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोल रहा है कि टोटल यूटिलिटी जो होंगी वो क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी जब मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल। जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही। डेविएशन फ्रॉम इस सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर कोई डेविएशन आता है, कुछ भी परिवर्तन आती है, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या हो जा रही है, रिड्यूस होती चली जा रही है। अब क्या हो रही है, मैक्सिमम यूटिलिटी रिड्यूस होती चली जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। इट्स ट्रू और नॉट, सही है ना, कि किसी भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अगला है, यूटिलिटी मे नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है, यूटिलिटी के पास मोरालिटी जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, सही है गलत है। मोरालिटी का मतलब क्या, मोरालिटी का मतलब क्या, भाई मान लीजिए किसी को कोई दारू पी रहा है, तो दारू के पास क्या सेटिस्फाइंग पावर है ना। जैसे उस दिन हम गए गाँव, तो एक की कथा ठीक थी ना, ठीक है, राकेश, और वो खूब गाली दे रहा था किसको, दारू बेचने वाला। बोले क्या है इतना गुस्सा में, दारू नहीं दिया हमको, यार ऐसा बात, दारू नहीं दिया हो, तो भाई बेचता का है, दो ना, जब मान लो अगर तुम बेचते हो और पैसा देने के लिए तैयार हो, जब जितना मांगो उतना दो। लेकिन दारू पीना तो खराब बात है ना। लेकिन उसके लिए तो क्या है, वो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी को मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है कि भाई दारू खराब है, सिगरेट खराब है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उसको केवल हम क्या करें, सेटिस्फाई करें। उसमें मोरालिटी जैसी कोई शब्द नहीं होती। अगला है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन वी प्लान हिज एक्सपेंडिचर एक्स वाई जेड कमोडिटी इन सच अ वे द अल्टीमेटली अटेन्स। कंज्यूमर क्या चाहता है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन चाहता है। इसमें से कौन सी स्थिति आएंगी इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, आपके नोट्स में लिखा गया डायरेक्ट। इक्विलिब्रियम कब आएंगी, इक्विलिब्रियम कब आएंगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब आती है, कौन सी स्थिति में, यहाँ पर एम यू एक्स, एक्स प्रोडक्ट की मार्जिनलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, फिर मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड प्राइस, जेड के प्राइस से उसको डिवाइड करेंगे। अगर ये सब बराबर है किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम यू एम का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब जब किसी वस्तु के मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड किया जाता है और वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, 2014 जून, एट अ पॉइंट ऑफ स्टाइटी ऑफ ए कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी इज, एट अ पॉइंट ऑफ स्टाइटी, स्टाइटी का मतलब क्या होता है, जहां पर
अब सेटिस्फेक्शन पूरा फ्रूटफुल हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो वहां पर मार्जिन ऑफ यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, हाई। मार्जिन ऑफ यूटिलिटी क्या हो जाएंगी वहां पर, जहां पर स्टाइटी दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या हो गई है, हाई हो गई है, तो क्या हो जाएगा वहां पर मार्जिन ऑफ यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, पहले जीरो होंगी, उसके बाद फिर नेगेटिव होनी शुरू। फर्स्ट इज जीरो एंड आफ्टर दैट इज गोज डाउन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है। 2014 का दिसंबर, कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में है और वहां से मैक्सिमाइज करनी है उसकी टोटल यूटिलिटी को, तो क्या करनी होगी, क्या करनी होगी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू गुड्स कंज्यूम आर इक्वल, द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, consumer gets full satisfaction from the consumption, consumer feels satisfied with his expenditure on the various goods। अभी हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, तो हमने क्या बात की है, हम किसकी बात किए हैं, ठीक है, हमने किसकी बात की इक्विलिब्रियम में, मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला, द मार्जिनल, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन लेस वैलिड एजम्पशन ऑफ, मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें लेस वैलिड एजम्पशन कौन सा है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, एडिटिविटी ऑफ द यूटिलिटी। क्या हो जाएगा आंसर, मार्शल जी ने जब क्या किया था, यूटिलिटी को एनालिसिस किया था, तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए थे, उस एजम्पशंस का क्या नाम है, लेस वैलिड कौन सा है इसमें, उन्होंने किस चीज की बात की थी, उन्होंने यूटिलिटी ऑफ मनी जैसी कोई बात नहीं की थी, किसने बात की है, गॉसन, किसने, गॉसन ने किया है, किसने क्या है, गॉसन ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा, गॉसन ने इस पर काफी जोर दिया। गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर, गॉसन जी का जो फर्स्ट लॉ है कंजम्पशन का, वो इनवेरिएबली एप्लीकेबल है किसमें, इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर पर। सही है गलत, सही है गलत, हाँ? गॉसन जी का फर्स्ट लॉ जो है वो इनवेरिएबली एप्लीकेबल है किस पर, इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर पर। हम्म? किस पर बेस्ड है तो बताइए तो, निकालो वहां पर लिखो, निकालो नोट, इतना सिंपल सिंपल लाइन याद नहीं रहता है। कहाँ है गौतम जी, गौतम बाबा कहाँ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है कि गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इन वेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर, नहीं, यह बात करते थे इंडिविजुअल वांट्स की, कंज्यूमर की वांट्स की, वहां पर लिखा हुआ है ना, लिखिए देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन लिखिए ना, पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है दोस्तों। हाँ, अरे नीचे नीचे पहले ऊपर भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज important law of utility analysis, this satisfaction of human want, ये क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन बिहेवियर। सही है क्या, नहीं ना, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, इट सर्व एज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। गौसन जी का फर्स्ट लॉ क्या करता है, वो डिटरमिनेट करता है डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। ये तो सही हो जाएगा ना, लिखा हुआ ना, लिखिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंसेस दिस लॉ, वर्ड पढ़ी ना क्या तो पढ़ो ना उसमें क्या है, हाँ, ह्यूमन वांट्स को कौन करेगा, कवर करेगा, ह्यूमन वांट्स को कवर करेगा उसके गुड्स एंड सर्विसेज, लिखा हुआ है ना, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दूसरा सही, आंसर इज डी। गॉसन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन, अगला लॉ, ठीक है, बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग एजम्पशंस, गॉसन जी के सेकेंड लॉ में कौन कौन से एजम्पशंस दिए गए हैं, रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर,
cardinal measurability of the utility, comparability of the utility, desire of attaining satiety. गौसन जी का सेकेंड लॉ किस एजम्पशंस के ऊपर काम कर रहा है? कौन कौन सी दिया था उन्होंने? आपके सारे एजम्पशंस लिखे गए हैं उसमें। क्या हो जाएगा? रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स होगा या नहीं होगा? होगा। कार्डिनल मेजरेबिलिटी होगा कि नहीं होगा? यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल बेसिस लिखा हुआ है ना। हाँ, बी होगा ना। उसके बाद डिजायर ऑफ अटेनिंग स्टाइटी, आंसर क्या हो जाएंगे? ए बी डी। आंसर क्या हो जाएंगे? ए बी डी। ठीक। Which one of the following is not the assumption on which theory of consumer behavior is based on cardinal utility approach? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कौन सा assumptions नहीं है? रैशनेबिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी इज मेजरेबल। कौन सा assumptions नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्डिनल यूटिलिटी का कौन सा assumptions नहीं है? क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मार्जिनल फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। भाई अगर सक्सेसिव यूनिट मतलब यूनिट हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है? मार्जिनल कांस्टेंट नहीं होता है। क्या होता है? बढ़ेगा। डरता है इतना प्यार से नहीं कोई बता होता है। ये बात लिख करके देते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर को देख ले, इतना बता होता करके प्यार से नहीं बता कर क्या विकल्प गलत कह रहा तो बताइए, मुंह पर कहिए, है ना। क्योंकि उसको के भाई आपने कोर्स खरीदा, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। और हमारा है कि बिहार की स्थिति और गड़बड़ हो रही जा रही है, और आपको नहीं कॉमर्स पढ़ा है तो और स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। एक दिन क्या होंगी पता चलेगा कि भाई पूरा कॉमर्स बंद ही करना पड़ रहा है, कहीं कॉलेज से हटाना ना पड़ जाए कॉलेज कॉमर्स से। इसका नहीं, हम यहाँ कॉमर्स के अपने एडमिशन्स की बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ, तो इसका मतलब क्या कह दिया पता है नीतीश कुमार जी? कि बिहार में अब जॉब जनरल वालों को नहीं होनी। महिलाएं तो कहीं सुरक्षित भी हैं, इसीलिए सबसे बढ़िया क्या करिए, अभी से धंधा पानी स्टार्ट करिए और ऐसी लड़की से शादी करिए जो हाँ जॉब के लायक हो, आराम से वो जॉब करेंगे, आप धंधा करिए, दोनों आदमी मजे से। नहीं तो बिहार में तो भाई रोना धोना लगा ही रहेगा। ठीक है। और उसमें भी दूसरे देश से भी बुलाएंगे ना, उनका फर्स्ट रहे तो अमेरिका से बुला लें, ताकि पूरे वर्ल्ड के क्या बन जाए, यूएनओ का नेतृत्व करने लगेंगे। ठीक है। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस में कितना परसेंट है? 10%। अब देखिएगा सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका होगा पता है? ईडब्ल्यूएस। सब ईडब्ल्यूएस बनाने में लग गया होगा, और दलाल सब पहले से लग गया होगा बिस्ती में, यहाँ पर ब्लॉक हाँ वही बना हुआ है। ठीक है। आपका बढ़िया, आपको लोग ठीक है, दरभंगा जिला का बढ़िया है। मधुबनी, अब मधुबनी में किसमें है? हाँ दरभंगा में। किसका? इसका इसका 500 लेके बना दीजिए, आपका क्यूटी ब्लॉक है, 500 लेके बना दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी। आंसर क्या आ जाएंगे? बी। इनसे संपर्क करो, नहीं बना देंगे। कितना 500 दे देगा? 50 देते हैं, 500 दे देगा, बहुत पैसा है। ठीक है, 18 दिसंबर। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज यू बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस? कार्डिनल यूटिलिटी का कौन कौन सा एजम्पशंस है? यूटिलिटी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, सही है। कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे आंसर? ए, ए तो होंगे ही होंगे, बी भी होंगे एंड डी भी होंगे। नहीं, सी नहीं होंगे। सी कह रहा है यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। क्या कहता है वो? इनडिपेंडेंट लिखा होगा, इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे। सी नहीं होने वाला, सी नहीं होने वाला, तो ये गया और ए बी डी आपका होगा, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, ये क्या है? गॉसन जी का फर्स्ट लॉ। गॉसन जी के फर्स्ट लॉ को यही कहते हैं ना। दूसरे लॉ का क्या नाम है? दूसरे लॉ का नाम मारेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। मारेंगे तब तुम्हारे, ऐसे लगता है कैसे याद नहीं रहता है। कल 1857 का विद्रोह पढ़ा है, आज भी हमको याद है 1857 के विद्रोह के बारे में। हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट कल पढ़ा है बीपीएससी वाले। एक दिन मास्टर को कहेंगे कि एक दिन 1857
सर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे लगता है वो 1857 का विद्रोह नहीं है, मुझे लगता है कि फिर करवाना है। अरे 1857 का विद्रोह पढ़ाना है, करवाना नहीं है कि टाइम लग जाएगा। और ओनली 30 मिनट की क्लास, और सबको रटा दिए, याद हो गया सब कुछ, है ना? हाँ, स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, सबसे पहला यही था। 1857 कोई क्या है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, क्या है वो, एक सिपाही विद्रोह। ठीक है। भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय कौन है? भारत के फर्स्ट वॉइस, अच्छा, 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है? मंगल पांडे। इनको मंगल पांडे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो जो चर्बी वाला कारतूस ला रहे थे जिसका नाम है न्यू इनफील्ड। ठीक है, न्यू इनफील्ड। ठीक है, इसी पर बना हुआ है रॉयल इनफील्ड, इसी पर गाड़ी बनी हुई, क्या है, रॉयल इनफील्ड। ठीक है। नहीं, ये सबसे पहले मंगल पांडे जी ने विरोध किया ना, सबसे जो बड़ा कारण था सैनिक, सैनिक भड़क गए। ठीक है, क्या बढ़ गए थे, सैनिक भड़क गए कि भाई हम चर्बी वाला कारतूस वाला बंदूक जो है यूज नहीं करेंगे, है ना? तो इसी पर क्या कर दिया, उनको फांसी दे दिया, पूरे सिपाही एकदम लग गए। ठीक है, 8 अप्रैल को यहाँ पर फांसी दी गई। ठीक है, और वहां पर 10 मई को सीधा बैरकपुर में पूरा धू धू करके चला, है ना? 1857 का विद्रोह नॉर्मल चीज होता है। सिर्फ आपको क्या आनी चाहिए, आपके पास हाउ टू डिलीवर कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, है ना? वो आनी चाहिए, मतलब विषय कोई सा भी हो, चलिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, सब कुछ हो, क्योंकि किताबों में सभी चीज़ें बिल्कुल क्या है, लिख करके दी गई हैं, उसको आप पढ़ें और सही तरीके से डिलीवर करें, ताकि उनको एक क्या हो जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से उनको याद हो, क्रमबद्ध तरीके से वो समझ। ठीक है। हाँ, अब हमको देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि भाई कैसे ही पढ़ा रहे हैं। On which of the following assumptions the theory of consumer behavior or cardinal utility approach is not based? Customer is rational, limited money income of consumer, maximization of total satisfaction, diminishing marginality of money। क्या हो जाएगा, इसमें से कौन से assumptions नहीं है, कौन से assumptions नहीं है? बात हम किसी कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption the theory of consumer behavior is not based, किस पर बेस्ड नहीं है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑफ मनी। 11, कंज्यूमर इज रैशनल, ठीक है ना? दूसरा, लिमिटेड मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, ये भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑफ मनी। चलिए अगला, सपोज अ कस्टमर हु परचेज ओनली 2 गुड्स। ठीक है, मेकिंग अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस एंड देन प्राइस ऑफ द वन गुड डिक्रीज, व्हाट विल हैपन? सपोज करिए कि एक कंज्यूमर है जो कि दो गुड्स खरीदता है, दो अलग अलग गुड्स। ठीक है, किस चीज के लिए, अपनी चॉइस यूटिलिटी को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन अगर एक गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्या करेगा? जैसे आप मान लीजिए कि भाई नाश्ते में पहले हमको था, सुबह के नाश्ते में क्या, अनार और संतरा एक साथ, सेब और संतरा एक साथ खाते हैं क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलता था। इतना खा लिया कि अब मन ही नहीं करता सेब खाने का, इतने खा लिए कि अब हमको सेब खाने का मन ही नहीं करता, कितना भी बढ़िया से बढ़िया दे दे, नहीं, मन ही नहीं करता, है ना? कितना भी बढ़िया से बढ़िया क्या संतरा दे दे, नहीं खाने का मन करता ना। हाँ, लेकिन केला खाने का अच्छा रहता, क्योंकि इतना खाने के बाद क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन एकदम पूरी हो गई है। अब भाई क्या हो जाएगा, अब नहीं चाहिए, अब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब उस टाइम जब हम दो चीजें खा रहे हैं, एक का प्राइस डिक्रीज कर गया, तो आप क्या करेंगे वहां? एक कस्टमर को क्या करेगा तो बताइए, आप एक कस्टमर है, आपको क्या करना चाहिए तो बताइए? वहां पर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, होगा या नहीं होगा? द कंज्यूमर परचेजिंग पावर विल बी इंक्रीज, सही है गलत है? सही है।
कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, सही है गलत? द कंज्यूमर मनी इनकम विल इंक्रीज। भाई प्राइस ना घट रहा है, उससे मन इनकम पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सी गलत है ना? सी जहां चाहे वहां काट दीजिए, ए और बी। सी जहां चाहे वहां काट दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। भाई प्राइस ना चेंज कर रहे हैं, उससे इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं ना। आंसर ए और बी। ठीक है, चलिए। 22 अक्टूबर 2014, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? इसमें से कौन सा एजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर बेस्ड नहीं है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी कार्डिनल मेजरेबल, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी इज एडिटिव। क्या हो जाएंगे? 13 क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये बेस किसके नहीं है? कंज्यूमर बिहेवियर के। अभी तुरंत कुछ देर पहले अभी क्वेश्चन इससे किए हैं और फिर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, मतलब दूसरे तरीके से। वहां पर कुछ दूसरा तरीका था, यहाँ पर तरीका दूसरा था, बाकी फैक्ट एक ही थे। ठीक है, ये था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब है आपका क्या? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या हमारा? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए इसको करते हैं, कल इसको खत्म करना किसी भी हाल में। आप लोग तो करके आते नहीं, तो खत्म कर दो जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Which statement, which of the following statement is true? In case of inferior goods, the income effect is negative. All the substitution effect is positive. अगर inferior goods है तो वहां पर income effect क्या होगा? Negative। और अगर superior है तो वहां पर क्या होगा? Positive। सही है गलत है? सही है। Inferior goods income and substitution effect are positive. Inferior goods income and substitution effect are negative. In case of inferior goods income effect is positive. All the substitution effect is negative. आंसर क्या होता है? अभी इनकम के बारे में पढ़े हैं ना? इनकम इफेक्ट मतलब इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? पहला ये क्या सही होगा? पहला सही है गलत है? अगर इंफीरियर गुड्स है तो वहां पर इनकम इफेक्ट क्या होगा? निगेटिव। जैसे ही इनकम बढ़ जाएंगी तो हम इंफीरियर के पास जाएंगे या सुपीरियर के पास जाएंगे? सुपीरियर के पास जाएंगे। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द अपना पर कॉन्फिडेंस। इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस लूज योर एवरीथिंग। ठीक है, बीपीएससी का बैच, सीटेट का बैच में पढ़ा रहा हूँ ना, बिकॉज कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई, जो चीजें नहीं आ रही मैं सीख लूंगा, क्योंकि मास्टर साहब को सर आए दिमाग में दर्द हो लगे, सर आए पेट में दर्द, आए पीठी में दर्द, आए हाथ में दर्द, कल माथा में दर्द, कल नाक में दर्द, सब दिन दर्द रहता है। लेकिन जब क्या होंगे, जिस दिन मुद्रा मिलने का टाइम रहेगा सारा दर्द खत्म। ठीक है, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई एक ही आदमी अकेला कर सकता है कि नहीं कर सकता, देखते क्या करना है, देखते। तो अगर पढ़े हैं और उस चीज को पता है तो क्या करेंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तब तक जब तक क्वेश्चन या तो सही ना हो जाए या तो गलत। गलत हो जाएंगे तब भी सही है, क्योंकि वहां से नई चीजें हमको सीखने को मिलती है। सही हो गई तो क्या हो जाएगा? तो भाई जो है वो सही है ही, क्योंकि गलती से भी हम क्या करना है? सीखना है। गलती हो गया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक, no problem। गलती हो गई ना, ठीक, लेकिन हम अपन सीख करके निकलेंगे, ये नहीं कि फिर दोबारा वही गलती करें। एक बार मार्जिनल सेट कर लिया है सेल्स के ऊपर, तो जीवन में कभी भी कॉस्ट के ऊपर सेट नहीं करेंगे, ये सीख। नहीं, जो क्वेश्चन बताया, पहली बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है पता है? सक्सेस के चांस बढ़ जाए। मान लीजिए हम एक बार जून में फेल हो गए और जो जो गलती की उसको सीख ली, तो दिसंबर में पास होने के चांसेस है ना उससे ज्यादा जून से। मान लीजिए वहां भी फेल हो गए, तो क्या हो जाते हैं? अगले जून में चांसेस है ना ज्यादा। लेकिन तो दो बार गलती किया, दो बार गलती करने से सीख गए हैं, तीसरी बार गलती करने की गुंजाइश कम होती है। और तीसरी बार भी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गलती करने आपकी आदत बन गई है और आप इस चीज के लिए नहीं बने। जस्ट मूव ऑन एंड गो द क्या है, कोई अलग डायरेक्शन में काम करिए जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर गलती करने के चांसेस आपके कम है। तो गलती करने के चांसेस कम है मतलब वहाँ पर सक्सेस रेट आपकी क्या है? ज़्यादा। और गलती करने के चांस चांस बहुत ज़्यादा है मतलब सक्सेस रेट क्या होगी?
2023 जून, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच को किससे डिनोट करते हैं? यूटिलिटेरियन अप्रोच को किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे? यू से। ए का क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ए का थ्री होगा तो आंसर क्या फिर से देखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। बी का क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल अप्रोच। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में आती है? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। प्राइस कंजम्पशन कर्व, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? एम आर एस बराबर एम आर एस एक्स वाई बराबर एम आर एस वाई एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of x y is equal to marginal rate of substitution of y on x। आपके लिखा हुआ है कहां पर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन नंबर 2 के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 क्या होता है? ये कंडीशन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। यहां पर मैच करना है। Convexity of the indifference curve is to origin, quantity of certain goods sacrificed for a large quantity of other goods, equality of the ratio of the marginal rate utilities that of the price of two goods, separation of substitution and income effect from the total price effect। इसके बाद यहाँ पर सारी चीज दी गई है। इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा ये बता ले लीजिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर मिल गई तो सारी चीजें मिल जाएंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अभी किया है आपने आंसर। टू वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा? डी का 2। डी का क्या हो जाएगा? 2। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज दैट ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स। इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है? जब दो गुड्स को एक साथ लेकर के क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। आम 5 गो तो लताम 2 गो, 2 लताम 5 आम। देखते हैं यूटिलिटी कितना है, अलग अलग वेरिएट करके। हमें 4 चीज खाने हैं। ठीक है। 2 आम खा लिया, 2 लताम खा लिया। 1 आम 3 लताम, 3 आम 2 लताम। इस हिसाब से क्या करते जाएंगे? चेंज करते जाएंगे और देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कहां चला गया? क्या कहते हैं इसको? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू। ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी से क्या है? सुपीरियर है। किस कारण? कार्डिनल ऑर्डिनल जो है वो बढ़िया है कार्डिनल से। क्यों? assumption of the rationality of the consumer behavior, possibility of the derivation of the consumer demand, bifurcations of price effect into income and substitution effect, consideration of the available limited resource from satisfying consumer demand। ऑर्डिनल से बढ़िया है, कार्डिनल से बढ़िया है कौन? ऑर्डिनल। क्या है? क्या है? किस कैसे? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? नहीं, यहाँ पर हम दो चीज में क्या कर पाते हैं? अंतर कर पाते हैं। प्राइस इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इनटू हाँ, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सा? नेगेटिव स्लोप। इनडिफरेंस कर्व ऑफ टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसमें से कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉर द दे टेंजेंट टू वन अनदर।
अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें से कौन सा उसका नहीं है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना, तो कॉन्केव का ही आंसर होगा क्या? नहीं ना होगा। आंसर इज बी। इंडिफरेंस कर्व जब दो सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है तो वहां पर क्या होती है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, ना कि कॉन्केव टू द ओरिजिन। 18 जुलाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट। मैंने बताया भी था जब पढ़ा रहे थे तो। इंडिफरेंस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, सही है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्या बात करते हो भाई? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं होगा। इसी पर बार बार क्वेश्चन पूछिए। आंसर क्या हो जाएंगे? बी। 19 जून, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच द नेगेटिव इनकम इफेक्ट overwhelm the positive substitution effect, so the underlying demand curve is positively sloped? Inferior goods, superior goods, giffen goods, normal goods? बोला कि दो कम्युनिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, ओवरवेलम द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अंडरलाइंग डिमांड कर्व, कौन सा इसमें आएगा? इंफीरियर, सुपीरियर, गिवन, नॉर्मल? क्या आ जाएगा? हम्म? क्या आएगा इसमें? भाई क्या कह रहा है? व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, ओवरवेलम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो क्या हो जाएंगे वहां पर आपके? आंसर क्या? इंफीरियर, सुपीरियर, क्या हो जाएगा? गिवन गुड्स। इसको कहते हैं गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या होता है भाई? गिवन गुड्स क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स किसको कहते हैं? नहीं नहीं, गिवन गुड्स कैसे कहते हैं? देखिए लिखा हुआ है गिवन गुड्स। रॉबर्ट गिफन ने दिया था। रॉबर्ट गिफन ने दिया था। डिमांड में देख ना, डिमांड वाला मत कर, डिमांड वाला तुम देखो ना भाई, देख ना भाई, क्या लेके लेके आया है उसको मुंह देखने के लिए? दर्पण नहीं ना है? इधर है, लाई। मेरे लिए पढ़िए क्या है? जोर से। गिफन गुड। हाँ। हम्म। 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 क्या हो जाएगा? बेसिक नीड। नहीं, वही क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच, मतलब उसके प्राइस क्या हो जा रहे हैं? बढ़ जा रहे हैं, मतलब उस क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेलम द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो द अंडरलाइंग डिमांड कर्व कैसी हो जाएंगी? गिवन गुड्स, अभी पढ़ा है ना? क्या अगर प्राइस राइज भी कर रहा है तो क्या हो जाएगी वहां पर? प्राइस राइज कर रही है तो क्या हो जाएंगी? डिमांड कम हो जाएगी। कांस्टेंट रहेगा ना? कौन सी में? आपके गिवन गुड्स में। ठीक है, किसमें? गिवन गुड्स। नोट्स में लाइन लिखा हुआ है ना? हाँ, चलिए। In the case of consumer equilibrium to be explained through an ordinal approach, when there are two commodities with their price given and with the limited income of the consumer, the following information is required: price line, budget line, indifference line, point of tangency between IC and budget line, equality of the slope of the IC and budget line. Arrange the information required in the correct sequence. सबसे पहला क्या? अगर कंज्यूमर इक्विबेरियम को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले किसको लेंगे? हुँ? सबसे पहले किसको लेंगे? सबसे पहले, सबसे पहले किसको लेंगे?
इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप में क्या आएगा? प्राइस लाइन और बजट लाइन। इसके बाद क्या होंगी? नहीं नहीं, उसके बाद होंगी इक्वालिटी ऑफ द स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन। आईसी और बजट लाइन को देख लेंगे और फिर करेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन। ठीक है, डी नहीं नहीं, बी आंसर, डी नहीं। बी के बाद ए, बी के बाद क्या हो जाएंगे? ए, है ना? बी के बाद ए, फिर डी, फिर उसके बाद अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आने का क्या मतलब बनता है? तो बनता है क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, diminishing marginal rate of substitution between the commodities, diminishing marginal rate of technical substitution, ordinal measurement of utilities। आंसर क्या हो जाएंगे? बी एंड डी। क्या हो जाएंगे? बी एंड डी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। इंडिफरेंस कर्व का यही है ना? मुंह बना रहे हैं भाई, तो इंडिफरेंस कर्व में निकाली तो इंडिफरेंस कर्व में क्या है? डिक्लाइनिंग स्लोप। निकालिए इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व मिला? ये डिमांड कर्व है। इंडिफरेंस कर्व आना आगे यूटिलिटी वाला में चैप्टर, चोरियों करने के लिए दे देगा तो नहीं चोरी कर पाएगा इसमें तो। है। हाँ, देखिए तो इस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से पकड़ एक इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप के क्या है? रीजन क्या है यहाँ पर दिए होंगे आगे। ये देखिए, ध्यान है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज। पहला है नेगेटिव स्लोप जाने का। दूसरा रीजन क्या है हमारा? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मार्जिन रेट ऑफ मनी, मनी कहाँ पर है? कार्डिनल में, ना कि ऑर्डिनल में। ठीक है, जब भी इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं वो कहाँ पे आ जाता है? ऑर्डिनल के अंदर। किसमें आ जाता है? ऑर्डिनल के अंदर। हम ही पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ना कि कार्डिनल। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे? बी एंड डी। चलिए, इसके 11, कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स collective manifestation which of the following assumptions? Non-titan, clarity of preference, divisibility of goods and services, economic selfish motive, possession of information। कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब क्या? कंज्यूमर रैशनल है, वो क्या कहता है इसका मतलब? वो क्या है? उसके पास प्रेफरेंस में क्लैरिटी है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस में वो डिवाइड कर पा रहा है ना कि गुड्स कौन है, सर्विस कौन है। उसके बाद इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, उसका मोटिव कैसा होना चाहिए? तो अच्छा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? तो दे ना, 2 लाख रुपया दे ना, फीस 2 लाख रुपए। 2 लाख देना भाई फीस, तो फिर 2 लाख देगा वो पर। सेल्फिश मोटिव नहीं है ना इकोनॉमिक, तो 2 लाख दे फीस। ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। भाई इकोनॉमिक रूप से उसका मोटिव क्या होना चाहिए? सेल्फिश, क्या हमारा पैसा बचे, वही क्या है हमारा? वो रैशनल। पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके पास क्या हो? इंफॉर्मेशन हो। नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट सब सर्च करके गया हो दुकान पर, उसे क्या कहेंगे? कंज्यूमर रैशनैलिटी। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी ई। ए बी डी या ए बी सी डी ई करेंगे तभी भी बिल्कुल सही है आंसर, कोई भी इसमें गलती नहीं। ठीक है, कितना है भाई इसमें? वाई इज इन डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है? इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। आंसर सही है गलत है? सही है। इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, राइट की जाता है डाउनवर्ड।
अरे कह दीजिए ना डाउनवर्ड राइट जाता है तो अभी माथा फाड़ देंगे सीधे। अरे भाई ऐसे भागता है ना, कैसे? क्या बोल रहा है? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कब स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, कैसे हो जाएगा? इंडिफरेंस कर्व देखिए तो, खोलिए तो इंडिफरेंस कर्व कैसा है देखिए तो, निकालिए इंडिफरेंस कर्व कैसा फिगर दिए हैं। तो बोला इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्यों होता है इसको बताइए? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्यों होता है? मेन रीजन क्या है उसका? नहीं लिखा हुआ है कहीं पर। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती हैं, लिखा हुआ कहीं पर देखिए तो, है? नहीं, नहीं लिखा हुआ है क्या? क्या है? यहाँ पर कितनी चीज को ले रहे हैं इसको बताइए तो, यहाँ पर हम कितनी चीजों को लेते रहते हैं? दो दो वस्तुओं को लेते हैं ना, कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, दो वस्तु को लेते हैं ना। कमोडिटी कितनी होती है? दो होती है, देखिए एक्स और वाई कमोडिटी है, तो दो गुड्स को लेंगे। दो गुड्स कहाँ लिखा हुआ है? टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएंगे? सबसे पहला क्या होना चाहिए? बी। बी अगर होंगे तो क्या ऑप्शन होंगे? ए और बी। अब है डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटीज, है ना। उन दोनों कमोडिटीज के बीच में क्या होनी चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। सही है गलत है? ये भी सही है ना। लिखा हुआ है डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा? बी और सी। तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, है ना। इसका क्वेश्चन है 21 का। फिर 21-25, इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज इज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ, भाई इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज इज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस केसेस में? किस गुड्स के केसेस में? किस केसेस में? इंफीरियर गिफन, किसमें? गिफन अभी पढ़े हैं, किसमें? गिफन गुड्स। भाई which one of the following is not the assumption of consumer behavior based on ordinal utility theory? ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का कौन सा एजम्पशंस नहीं है? रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, यूटिलिटी ओनली ऑर्डिनल मेजरेबल, सेफ्टी ऑफ डिमांड, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएंगे 14 का? सेफ्टी ऑफ डिमांड, डिमांड की कोई सेफ्टी की बात नहीं करता है। बाकी ये तीनों क्या है? उसके एजम्पशंस हैं। 29 सितंबर 2022, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट ऑफ एनी वन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट के। सही है गलत है? बोला कि उसके बाद कंज्यूमर यूजली स्पेंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ऑन वन कमोडिटी, एक कमोडिटी पर कोई भी कंज्यूमर अपना कुछ ही पोर्शन खर्च करता है, पूरा का पूरा पोर्शन खर्च नहीं करता है। सही है गलत है? सही है। अब यहाँ पर कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भाई ये भी सही है और दूसरा भी सही है ना। लिखा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट से ज्यादा बड़ा कौन है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक कमोडिटी पर अपना सारा पैसा नहीं खर्च करता है, वो क्या करता है? स्मॉल पोर्शन खर्च करता है, कुछ पैसा शर्ट पर तो कुछ पैसा क्या पैंट पर, नंगा नहीं ना घूमेगा। अगर 2 लाख का शर्ट ही पहन ले, नंगा चल रहा है, बोला कि भाई कपड़ा तो पहने ना 2 लाख का, होगा क्या? नहीं ना। तो कुछ पैसा उसमें से खर्च कर ले किस पर? शर्ट पर, और कुछ पैसा किस पर? पैंट पर। 16, logically sequence the following income entities in understanding the theory of consumer choice: budget line, utility analysis, demand curve analysis, क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन पांचों को क्या करना है? एक सीक्वेंस में सजाना है, लॉजिकली। लॉजिकली इनको एक क्या करना है? सीक्वेंस में सजाना है। कौन कौन सा? बजट लाइन, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? सबसे पहला क्या आएगा? यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें बात क्या जाएंगे कहाँ पर? डिमांड, डिमांड, उसके बाद क्या जाएंगे? डिमांड कर्व एनालिसिस, उसके बाद बजट लाइन, उसके बाद कंज्यूमर, उसके
उसके बाद कंज्यूमर नहीं, एक मिनट, सबसे पहले किसमें आएंगे, यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद किसमें आएंगे, नहीं, एक मिनट, सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें आया सबसे पहले कौन सा, डी के बाद क्या होना चाहिए, डी के बाद क्या होना चाहिए, डी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। उससे फिर बात किसकी करेंगे हम, बजट लाइन की, फिर बात किसकी होगी, कंज्यूमर इक्विबेरियम की, किसकी बात होगी, कंज्यूमर इक्विबेरियम की, और लास्ट में क्या, डिमांड कर्व एनालिसिस। ठीक है, बी डी ए ई सी, आंसर बी होना चाहिए, वैसा कोई दिया नहीं है यहाँ पर, बी डी ए ई सी, ठीक है, बी डी ए ई सी, ठीक है, चलिए, 23 को क्वेश्चन पूछा था, व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेलम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या हो जाएगा भाई, गिवन गुड्स, 23 मार्च को क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछा, कंज्यूमर रैशनैलिटी implies which of the following assumptions, नॉन स्टाइटी ऑफ नीड, ट्रांजिटिविटी, कार्डिनल, सेल्फिश, ऑर्डिनल, क्या हो जाएगा, कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब क्या, ए तो होगा ही होगा, उसके बाद डी होगा या नहीं होगा, होगा ही होगा, और ट्रांजिटिविटी ऑफ रेफरेंस मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी, ए बी डी, उसमें था क्लैरिटी, यहाँ पर था ट्रांजिटिविटी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये थे 23 के क्वेश्चन, बड़ भारी चले नहीं, नहीं आंसर क्वेश्चन बहुत भारी था ना, ये भी क्वेश्चन पीछे बार का, ये भी क्वेश्चन किसके, कंज्यूमर रैशनैलिटी, वहां पर था, यहाँ क्लैरिटी, और यहाँ पर था ट्रांजिटिविटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना, कितने बचे हैं, एक, लगभग जाता है शुक्रवार तक खत्म हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार तक, हाँ शुक्रवार तक खत्म, शनिवार को एक बार पूरे इकोनॉमिक्स को ऊपर से नीचे गो थ्रू करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, हाँ, अकाउंटेंसी उसमें हो ही रहा है, तो एक दो तीन तो निकल ही जाएंगे इसमें, उसमें एक एक दो तीन निकल ही जाएगा पूरा, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ा ही देंगे उसमें, कंपनी वाला थोड़ा टर्म पढ़ाना ही है, कुछ कुछ रेशियो एनालिसिस वाला आ ही जाएगा, तो क्वेश्चन लगभग लगभग निकल ही जाएंगे वहाँ पर, है ना, तो एक दो तीन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक, उसके बाद छठ से दीपावली के बीच में फाइनेंस करेंगे, 4 नंबर, हाँ, कम ही करके जाइए, लेकिन क्या करना है पूरा का पूरा,